हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के स्रोत। स्रोत से तात्पर्य है कि जो भारत का संविधान बना है उसमें जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं, उन प्रावधानों को किस देश के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है, यह वो प्रावधान कहाँ से और कैसे भारत के संविधान में लिए गए हैं, उन्हें ही जो है भारतीय संविधान के स्रोत के नाम से जाना जाता है। जब हम भारतीय संविधान के स्रोत की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से दो स्रोत देखने को मिलते हैं। एक स्रोत है हमारा देसी और एक स्रोत है हमारा विदेशी। जो देसी स्रोत है इसको आंतरिक स्रोत के नाम से भी जाना जाता है, आंतरिक स्रोत भी इसे कहा जाता है। और जो विदेशी है इसे हम बाह्य स्रोत के नाम से भी जानते हैं। जो बाह्य का मतलब जो हमने बाहर से ग्रहण किया है, आंतरिक मतलब जो हमने खुद के देश से ही क्या कर रखा है, ग्रहण किया हुआ है, तो उसे आंतरिक या देसी स्रोत कहा जाता है। जो बाहर से आया उसे बाह्य स्रोत या विदेशी स्रोत के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करें देसी स्रोत की तो हम जानते हैं कि जो भारत हमारा देश है वो ब्रिटिशर्स का गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो जो अंग्रेज़ थे ब्रिटिश शासन काल में, वो शासन चलाने के लिए जो जो अधिनियम लेकर आए भारत में, समय समय पर वो जो जो अधिनियम लेकर आए भारत में, उन अधिनियमों का ठीक उसी रूप में भारतीय संविधान में प्रयोग किया गया, इसलिए उसे कहा गया आंतरिक स्रोत। ठीक हो गया। और बाह्य स्रोत से तात्पर्य हुआ जो बाहर के देशों से ऐसे प्रावधान, संविधान के ऐसे प्रावधान जो बाहर के देशों के संविधान से लेकर हमने भारतीय संविधान में जिनको प्रयोग किया वो हमारे कहलाए विदेशी स्रोत या बाह्य स्रोत। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो दोनों तरह के स्रोतों से मिलकर बना हुआ है। उसमें देसी स्रोत भी शामिल है और उसमें विदेशी चीज़ें भी यहाँ पर शामिल की गई हैं। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक टेबल की फॉर्म में हम इसे पढ़ेंगे और जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ से इसमें ली गई हैं उनको ठीक उसी रूप में याद करने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से एग्जाम्स में आता है तो उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत को पढ़ने के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना लिया है, जिसमें एक तरफ हमने लिख लिया है स्रोत, या इसको ऑब्लिक करके हम यहाँ पर देश का नाम भी दे देते हैं। स्रोत या देश, कौन सा स्रोत है या वो कौन सा देश है जहाँ से उसको लिया गया है। और दूसरी जगह हमने प्रावधान लिख लिए हैं। अगर हम यहाँ पर लिख लें प्रावधान कि वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो हमने उस देश से या उस स्रोत से ग्रहण किए हैं, तो इसको हमने एक टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पर बना रखा है और इसको हम एक एक करके यहाँ पर याद करने का प्रयास करते हैं, ताकि भविष्य में अगर एग्जाम्स में इससे कोई भी प्रश्न आता है तो उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो पहला स्रोत यहाँ पर जो कह रहा है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत जब अंग्रेज़ों का गुलाम था तो अंग्रेज़ों ने 1935 में एक अधिनियम लाया था जिसे भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें अपने संविधान की, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारत का जब संविधान तैयार हुआ था तो उसमें 395 लगभग क्या थे, आपके अनुच्छेद थे। उन 395 अनुच्छेदों में से सबसे ज़्यादा लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं वो इसी स्रोत, जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935, इसी स्रोत से वो सारे के सारे मतलब जो अनुच्छेद हैं वो लिए गए हैं। तो प्रश्न कभी कभी ये पूछ लेता है कि वह कौन सा स्रोत है जिससे भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ों को ग्रहण किया है या प्रावधान को लिया गया है, तो उसका आंसर होगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935। अब ये देख लेते हैं यहाँ पर कि इसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अगर हम बात करें पहला, तो भारत शासन अधिनियम से जो भारतीय संविधान में चीज़ें ली गई हैं, प्रावधान लिए गए हैं, वो पहला प्रावधान है आपका भारत की जो न्यायपालिका है। जैसे हम देखते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है उसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है
उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये जो क्रम है न्यायपालिका का, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही जो है लिया गया है और इसको वर्तमान में संविधान में उसी क्रम में शामिल किया गया है। दूसरा है सीएजी यानी कैग, जिसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 148 में। जब हम आगे इस टॉपिक को क्लियर करेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में कैग के नाम से जाना जाता है, इसका प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर मुख्य रूप से ली गई है वो है लोक सेवा आयोग। हम ये जानते हैं कि लोक सेवा आयोग का जो गठन होता है वो संविधान के या संसद के द्वारा ही किया जाता है, और ये लोक सेवा आयोग ही क्या करता है, जो बड़े बड़े हमारे प्रशासनिक जो पद होते हैं जैसे आईएएस है या आईपीएस है या आईएफएस है, उनको ये क्या करता है, उनके एग्ज़ाम करके इन पदों पर नियुक्ति करवाता है। तो ये जो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है, ये प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से ही लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 395 में से लगभग 250 जो अनुच्छेद हैं वो केवल भारत शासन अधिनियम के हैं। तो हर एक को पढ़ना तो बहुत मुश्किल है ना। तो मुख्य रूप से जो है वो है न्यायपालिका, इसको याद रखते हैं, कैग और लोक सेवा आयोग। ये प्रश्न पूछ सकता है कि लोक सेवा आयोग जो संविधान में है का प्रावधान किस स्रोत से या किस देश से लिया गया है, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 से ये लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है। अब हमने इसको एक टेबल में बना रखा है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत न्यायपालिका है, कैग है और लोक सेवा आयोग है। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगला जो है दूसरा, ये देश है हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन से भी भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया गया है, क्योंकि भारत आज़ाद होने से पहले ब्रिटेन का ही गुलाम था। तो ब्रिटेन ने जैसी शासन प्रणाली भारत में अपनाई थी, कुछ लगभग वैसी ही शासन प्रणाली आज़ाद होने के बाद भी संविधान में हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से जो चीज़ ली गई थी उसमें पहली चीज़ है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था से हमारा तात्पर्य है कि जैसे हम देखते हैं कि लोकसभा है, राज्यसभा है ना। तो ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसका जो प्रावधान था वो ब्रिटेन से हमारा भारतीय संविधान में लिया गया है। दूसरा है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हमने सुना है, बहुत बार हमने पढ़ा भी है कि भारत में एकल नागरिकता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो भारत की जो एकल नागरिकता वाला जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तीसरा है विधि का शासन। हम जानते हैं कि भारत में विधि का शासन होता है। जैसे हम देखते हैं कि संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, वहीं पर हम क्या करते हैं, किसी बिल को पेश करते हैं, वही बिल आगे जाके विधि या कानून का रूप लेता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या होता है, शासन किया जाता है। तो विधि के शासन जो ये प्रावधान है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तीसरा, उसके बाद है अगला मंत्रिमंडल व्यवस्था। मंत्रिमंडल व्यवस्था से तात्पर्य, जैसे हम देखते हैं कि भारत का शासन चलाने के लिए जैसे प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए वित्त मंत्री है, गृह मंत्री है, विदेश मंत्री है। तो ये जो मंत्रिमंडल का जो प्रावधान है, ये जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसके बाद हमारा है अगला तीसरा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को भारतीय संविधान में लिया गया है, जिसमें पहला है मूल अधिकार। मूल अधिकार या जिसको मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। हमने पढ़ा है कि मूल अधिकार जो भाग 3 में दिए गए हैं, और अनुच्छेद अनुच्छेद की बात करें जो 12 से लेकर 35 के बीच में मूल अधिकार है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में नागरिकों को 6 प्रकार के जो मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मौलिक अधिकारों का या मूल अधिकारों को, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन से मतलब होता है कि भारत में जो न्यायपालिका है उसको इतना शक्तिशाली बनाया गया है कि वो अगर संसद में कोई बिल पास होकर कानून बनता है और अगर न्यायपालिका उससे समझती है कि वो बिल संविधान के विरुद्ध है या संविधान के अनुरूप नहीं बना है, तो उस कंडीशन में न्यायपालिका उस बिल को दोबारा से सोचने के लिए या विचार करने के लिए
फिर से संसद के पास भेज सकते हैं। इसका अगर हम बात करें तो ये जो है अनुच्छेद 137 में 137 में इसके बारे में क्लियर रूप में बताया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये शक्ति भी जो है अमेरिका के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में शामिल की गई है। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। तो भारत में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सर्वोच्च है वो क्या है, भारत का संविधान है। और भारत का जो संविधान है उसको जो शक्ति मिलती है वो भारत के नागरिकों से मिलती है। तो संविधान की सर्वोच्चता की अगर हम बात करें तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला है निर्वाचित राष्ट्रपति। ये सबसे बड़ी विशेषता है अमेरिका के संविधान की कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है। और उसी से हमने भी यहाँ पर अपने भारतीय संविधान में ये प्रावधान लिया है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो भी यहाँ पर क्या होता है, निर्वाचित होता है। और अगला है हमारा महाभियोग। महाभियोग से तात्पर्य यह है कि अगर भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता तो उसको अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो प्रावधान है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण करके भारतीय संविधान में लिया है। अगला है हमारा देश कनाडा। कनाडा के अगर संविधान की बात करें तो कनाडा के संविधान से हमने भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन से तात्पर्य यहाँ पर केंद्र और राज्य से, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। केंद्र के पास कौन सी शक्तियाँ रहेंगी, राज्य के पास कौन सी शक्तियाँ रहेंगी, इन दोनों की जो भी शक्तियाँ हैं उनका जो विभाजन है ये हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। यहाँ से हमने ये लिया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब कि शक्तियों का विभाजन होने के बाद भी जो शक्तियाँ बच गई या अवशेष रह गई उन शक्तियों पर क्या होगा, केवल केंद्र का अधिकार होगा। उनको राज्य किसी भी रूप से अप्लाई नहीं कर सकता, केवल केंद्र ही उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास होंगी। ये प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन का मतलब होता है केंद्र और राज्य के बीच जो एक बॉन्डिंग वाला हमारा जो संघीय स्वरूप है ना, बॉन्डिंग वाला जो संघीय स्वरूप है उस व्यवस्था को भी हमने कनाडा के संविधान से अपनाकर भारतीय संविधान में अपनाया हुआ है। अगला हमारा देश है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से ये सबसे महत्वपूर्ण भी है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका जो प्रावधान है, नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। और इनका जो विवरण है वो अनुच्छेद अगर हम कहें कि 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद हैं वो दर्शाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में ली है वो ये है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, राज्यसभा के लिए कुछ लोगों को मनोनीत करके राज्यसभा में भेज सकता है। उसके लिए जैसे माना कोई व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में एक ख्याति रखता है, अपना स्थान रखता है, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि राष्ट्रपति भारत में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करके राज्यसभा के लिए भेज सकता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है वो ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से याद करने योग्य, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो उसका आंसर यहाँ पर हो जाता है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया है। आगे हम बात करते हैं, अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसको अपनाया गया है। संविधान संशोधन जिसको अनुच्छेद 368 के तहत रखा गया है। 368 ये बताता है कि भारत में जो संविधान बना हुआ है उसमें संशोधन, ज़रूरत पड़ने पर संशोधन भी किया जा सकता है। तो ये जो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो भारत में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, जैसे प्रस्तावना की भाषा में कहा गया जैसे हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, ये जो गणराज्य बनाए जाते हैं, ये जो भाषा है संविधान की प्रस्तावना की वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। दूसरा है समवर्ती सूची का प्रावधान।
हम जानते हैं कि यहाँ पर भारत में 3 प्रकार की सूचियाँ हमें देखने को मिलती हैं। जैसे संघ सूची है, संघ सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। दूसरा राज्य सूची है जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। और तीसरा होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब है कि ऐसा कानून, मतलब ऐसी जो मतलब वो हो सकते हैं, ऐसे विषय हो सकते हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी होगा और राज्य को भी होगा, तो उसे समवर्ती सूची कहा गया। और इस समवर्ती सूची को जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में अपनाया गया है। अगला है संयुक्त अधिवेशन। ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन जो होता है व्यवस्था, इसको भी अपनाया गया है। जैसे हम जानते हैं कि कभी अगर किसी बिल पर माना कोई बिल, हम कहते हैं कि कोई बिल एक सदन से पास हो गया और दूसरे सदन में किसी कारणवश वो पास नहीं हो पाया, तो उस स्थिति में हम जानते हैं कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलवाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है ना। तो ये जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है वो भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके बाद अगला है हमारा जर्मनी। जर्मनी की जब हम बात करते हैं तो जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया, देखिए, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार समाप्त। यहाँ पर राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि जब माना देश में आपातकाल की जैसी स्थिति हो जाती है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो नागरिकों के मूल अधिकारों को क्या कर सकता है, कुछ समय के लिए समाप्त कर सकता है। तो ये जो प्रावधान है, पूरा आपातकाल का प्रावधान हम यहाँ पर नहीं करें, केवल आपातकाल के दौरान मूल अधिकार समाप्त करने का जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो ये कुछ ऐसे हमारे देश हैं या स्रोत हैं जिनको क्या किया कि मूल जो हमारा मूल संविधान है, जब संविधान बना तो ये ऐसे वो संविधान के साथ ही ये जो है चल रहे हैं। इसके बाद एक और चीज़ इस भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, अगर हम उसको देखने जाएं तो ये है हमारा अगला देश जिसका नाम है रूस। जिसका नाम क्या है, रूस। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक संशोधन हुआ था 1976 में। 1976 में एक संशोधन हुआ था संविधान में, जिसे 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में किया गया था। और इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, है ना। कब, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य जो है रसिया के संविधान से या रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। और वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें तो इन्हें अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है और वर्तमान में इनकी संख्या है 11। तो प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 11। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो आंसर हो जाएगा रूस। इसी तरह से प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो हमने इसको एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर तैयार किया हुआ है अपने डेटा को। तो ये डेटा आप आसानी से क्या कर सकते हैं, टेबल वाइज इसको याद कर सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, अमेरिका से क्या लिया गया। और इसको पढ़ने के बाद आप ज़रूर से ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से देश से या किस स्रोत से भारतीय संविधान में किस चीज़ को अपनाया गया है। और अगर आप इसको एक बार या 2 बार अच्छे से इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको वैसे ही यहीं पर ये चीज़ें सारी याद हो जाएंगी। आप इसके ऑब्जेक्टिव बनाने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाएं कि कौन सी चीज़ कौन से देश के संविधान से ली गई है। इसके बाद जल्दी ही हमारा अगला वीडियो आएगा जिसमें हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे।